गुपकार अलायंस के जो साथी हैं आपकी, जो दूसरी पार्टीज़ आपका गुपकार अलायंस में भागीदार बने हुए हैं, क्या आने वाले समय में आज़ाद साहब को भी वो पार्ट जो है प्ले करना चाहिए, वो रोल अदा करना चाहिए जिस तरह से बाकी पार्टीज़ गुपकार अलायंस में जुड़ी हुई हैं जम्मू कश्मीर के काज को लेके? मेरे हिसाब से अगर वो अपना सर्वाइवल यहाँ चाहते हैं तो बेहतर यही है कि जो गुपकार अलायंस का स्टैंड है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए कि भाई हमारी ऑटोनॉमी रिस्टोर की जाए, स्टेटहुड वापस की जाए और स्टेट अपनी असली शक्ल में, जिसमें हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख उसी तरह वापस की जाए। उस जदोजहद में आज़ाद साहब को भी शामिल होना चाहिए अगर वो सियासी तौर पर यहाँ अपना मुस्तकबिल देखते हैं कि भाई मेरे साथ यहाँ की आवाम चले। तो लेकिन वो दो जगह वोटर नहीं बन सकता। अब उसको भी कितनी छानबीन ये कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ जो लोग बिहार से, यूपी से, पंजाब से, दिल्ली से, शिमला से जो लोग यहाँ हैं वोटर बनाना चाहेंगे, तो कानून उनको रोक नहीं सकता। ये फॉलोड है, आफ्टर शॉक है 370 के खत्म होने का। 370 में कहीं का भी आदमी जो है वो बना सकता 70 और 35A पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड है? है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड तो क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रही है। मैंने अलग पिटीशन की है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की पिटीशन अलग है। 2 MPs ने पिटीशन की हुई है, मसूदी साहब ने और अकबर लोन साहब ने, और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड कर रही है वहाँ भी। मैंने भी पिटीशन की है, मैं खुद उसमें पिटिशनर हूँ, लेकिन मेरी अलग इंडिविजुअल कैपेसिटी में पिटीशन है। वहाँ भी लड़ रहे हैं। सियासी तौर पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त सफ़े अव्वल में है, जो 370 और 35A के बारे में और स्टेटहुड के बारे में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें स्टैंड दूसरा कोई स्टैंड हो ही नहीं सकता। जिस दिन कोई दूसरा स्टैंड होगा उस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस रहेगी। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां मांग कर रही हैं कि आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर जज व नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता मुजफ्फर इकबाल खान साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। शुक्रिया। मुजफ्फर साहब, अगर बात करें हम, जिस तरह से आज़ाद साहब के द्वारा जो है कांग्रेस से रिज़ाइन किया गया और आज जो एक जन सैलाब जो उनके जो जलसा हुआ वहाँ पे देखने को मिला, कैसा बदलाव जो है आप देखते हैं आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा? देखें, बदलाव के लिए तो मैं अभी कोई पेशन गोई नहीं कर सकता, पर मुझे ज़ाती तौर अगर कोई पूछेगा तो बहुत बड़ा बदलाव तो मुझे कोई लगता नहीं है। बहरहाल लोग हैं, आज़ाद साहब के चाहने वाले भी यहाँ हैं। आज़ाद साहब कांग्रेस में एक बड़ी कद्दावर शख्सियत रहे हैं, यहाँ के फार्मर चीफ मिनिस्टर भी हैं। मैं उस पर रायज़नी तो ना कर सकता हूँ, ना मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता हूँ अभी फ़िलहाल कि जम्मू कश्मीर की सियासत में कोई बड़ा इम्पेक्ट पड़ने वाला है या नहीं है, ये अभी कहना क़ब्ल वक्त होगा। बहरहाल उनकी शख्सियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। वो जम्मू कश्मीर के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की एक बड़ी शख्सियत थे। मुझे ज़ाती तौर पर अफसोस हुआ कि एक ऐसी पार्टी जिसके साथ उन्होंने ज़िंदगी दी है, किन वजूहात की बिना पर उन्होंने उस पार्टी से अलहदगी इख्तियार की, उसका तो मुझे इल्म नहीं है। बहरहाल वो एक उस पार्टी में भी उनका एक मकाम था। अब वो मकाम यहाँ रिटेन कर सकते हैं, वहाँ एक नेशनल लेवल पे उनका मकाम था, तो वो यहाँ भी रिटेन कर सकते हैं, रख सकते हैं, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। वो कहावत है ना कि भाई बुलंदी पर पहुँचना बड़ी बात नहीं, बुलंदी पर ठहरना बड़ी बात है। पहुँच के वहाँ ठहरना बहुत बड़ी बात है। तो अब देखते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मेरा जो ज़ाती अंदाज़ा है, मेरा अंदाज़ा गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, कि कोई बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ने वाला नहीं है। मुजफ्फर साहब, आप एक सियासी नेता हैं। कांग्रेस की अगर हम बात करें, जिस तरह से आज़ाद साहब के बाद में जम्मू कश्मीर से कांग्रेस के नेता जो हैं, एक झड़ी सी लग चुकी है रिज़ाइन पे रिज़ाइन आज़ाद साहब के समर्थन में। कांग्रेस को कहाँ पे देखते हैं आप? क्या कांग्रेस आने वाले दिनों में ख़त्म होगी या
नए चेहरे वहाँ पे देखने को मिलेंगे, नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस फिर से उभर के सामने आएगी? देखें अरफात साहब, कांग्रेस जम्मू कश्मीर में पहले ही बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, ये हकीकत है, कोई माने चाहे ना माने। कांग्रेस का यहाँ एग्जिस्टेंस इससे पहले भी कोई नहीं था, सिवाय वही जो पुराने लोग थे, जो एक्स लेजिस्लेटर बच गए थे या ओहदेदार लोग। पब्लिक ने कांग्रेस का साथ पहले ही छोड़ा हुआ था, और आज़ाद साहब के साथ जो लोग कांग्रेस छोड़ के गए भी हैं, उससे मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस को कोई फ़ायदा या नुकसान पहुंचने वाला है। शायद ये कड़वी बात होगी, और मुझे दूसरी पार्टी के बारे में मुझे इस तरह की बयान नहीं देने चाहिए थे, लेकिन कांग्रेस, कुदरती बात है कि पिछले 5-6 सालों में कांग्रेस का डाउनफॉल हमने महसूस किया है। शायद मैं गलत हूँ या सही हूँ, ख़ासकर हमारे जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का एब्रप्ट और स्टीप डाउनफॉल हुआ है, जिससे जो पब्लिक है वो कांग्रेस को छोड़ गई। तो अब ये लीडर साहिबान के एक तरफ जाने या दूसरी तरफ जाने से मुझे नहीं लगता है कि लोगों को आप रिट्रीव बैक कर सकते हैं, वो मुश्किल लगता है मुझे। बाकी ये वक्त ही बताएगा, अभी आने वाले 1-2 महीने में पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि भाई कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ, कितना फ़ायदा हुआ। लेकिन एक सिटीज़न के नाते जो मुझे लगा कि कांग्रेस के पास पहले ही खोने के लिए कुछ बचा नहीं था, तो खोएगी क्या? मतलब सब जिस तरह से गुपकार अलायंस के जो साथी हैं आपकी, जो दूसरी पार्टीज़ आपका गुपकार अलायंस में भागीदार बने हुए हैं, क्या आने वाले समय में आज़ाद साहब को भी वो पार्ट जो है प्ले करना चाहिए, वो रोल अदा करना चाहिए जिस तरह से बाकी पार्टीज़ गुपकार अलायंस में जुड़ी हुई हैं जम्मू कश्मीर के काज को लेके? मेरे हिसाब से अगर वो अपना सर्वाइवल यहाँ चाहते हैं तो बेहतर यही है कि जो गुपकार अलायंस का स्टैंड है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए कि भाई हमारी ऑटोनॉमी रिस्टोर की जाए, स्टेटहुड वापस की जाए, और स्टेट अपनी असली शक्ल में, जिसमें हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख उसी तरह वापस की जाए। उस जदोजहद में आज़ाद साहब को भी शामिल होना चाहिए, अगर वो सियासी तौर पर यहाँ अपना मुस्तकबिल देखते हैं कि भाई मेरे साथ यहाँ की आवाम चले। तो बहैसियत एक नेशनल फ़िगर के, जिस तरह फ़ारूक साहब हो गए, आज़ाद साहब हो गए, ये नेशनल फ़िगर है। बिल्कुल। फ़ारूक साहब भी एक नेशनल फ़िगर, क्या मैं कहूँगा इंटरनेशनल फ़िगर है वो। तो अगर ये दानों मिलकर इस काज के लिए लड़ें, इलेक्शन के लिए नहीं बनाए अलायंस। इलेक्शन अलायंस कोई इलेक्शन लड़ना मकसद नहीं है। आपने मुझे पहले भी सवाल पूछा कि क्या ये इकट्ठे रहेंगे या नहीं रहेंगे। अलायंस कोई इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं बना है। अलायंस बना है रेस्टोरेशन ऑफ लास्ट डिग्निटी ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो लोगों का जो खोया हुआ वकार है, आप उसको वापस लाना है। तो ये कहना कि नहीं जी इलेक्शन अलायंस में होगा, भाई इलेक्शन अगर नहीं भी होगा, वो एक बड़े काज के लिए अलायंस बना है, वो इलेक्शन के लिए नहीं बना है। उस बड़े काज को मद्देनज़र रख के आज़ाद साहब को भी गुपकार अलायंस में शामिल होकर इस जदोजहद में अपना हिस्सा अदा करना चाहिए, अपना किरदार अदा करना चाहिए। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि आज़ाद साहब को जो है भाजपा की ए टीम बना करके जे.एंड.के में भेजा है। आपको क्या लग रहा है, कुछ ऐसा हो सकता है? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। देखो, किसी को इस तरह इल्ज़ाम लगाना, जब तक कि मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। वो ए टीम है या बी टीम है या सी टीम है, वो जाने, उनका काम जाने। अब हमारे पास ऐसा कोई आला है नहीं है कि हम किसी के दिल को देख सकें कि उसके दिल में क्या है। हमने तो उसी पर चलना है जो वो पब्लिकली जो अपने आप को जो ज़ाहिर करता है, ज़ाहरी एतबार, जब पब्लिकली जो चीज़ें बाहर आती हैं, हमने तो उसी पर एतबार करना है। अब मैं ये कहूँ कि नहीं वो ए टीम है, बी टीम है बीजेपी की, तो वो मेरे लिए मुनासिब नहीं है। मुज़फ़्फ़र साहब, अगर
गुपकार अलायंस का गठन हुआ है भाजपा को दूर रखने के लिए हुआ है, और जब गुपकार अलायंस वजूद में आएगा तभी सारे काज जो हैं वो पूरे हो पाएंगे। और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये कहा गया है कि 90 की 90 सीटों पे जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो क्या उस तरह से भाजपा जे.एंड.के से दूर हो पाएगी? देखिए, गुपकार अलायंस किसी को दूर रखने के लिए नहीं है, ये भी इसकी एक मिस इंटरप्रिटेशन की जा रही है। और ये भाजपा वाले ख़ुद इसको जो है वो लोगों में ये इम्प्रेशन देना चाह रहे हैं। गुपकार अलायंस भाजपा को बाहर रखने, भाजपा थी कहाँ अंदर। पहली बार तो उन्होंने पीडीपी के साथ गवर्नमेंट बनाई, वो भी पता नहीं किस मसलहतन मुफ्ती साहब ने उस वक़्त बना दी, धोखा दे के हम 370 को नहीं छेड़ेंगे, हम स्पेशल स्टेटस को नहीं छेड़ेंगे। भाजपा मुझे लगता नहीं है कि फील्ड में आज की डेट में कहीं भी मौजूद है कि उसको बाहर रखा जाए। और गुपकार अलायंस, मैंने आपको पहले कहा कि पावर हासिल करने के लिए नहीं बना है। गुपकार अलायंस का जो बेसिक मकसद है कि लोगों की इज्जत आबरू, उस खोए हुए वकार को वापस लौटाना, उसके लिए बना है गुपकार अलायंस। गुपकार अलायंस कोई इलेक्शन के लिए नहीं बना है। आप इसको इलेक्शन तक क्यों महदूद करते हैं? इलेक्शन आएंगे जाएंगे, गुपकार अलायंस कायम रहेगा अपनी जगह। अगर इलेक्शन में अलग अलग लड़ेंगे तब भी गुपकार अलायंस अपनी जगह कायम रहेगा, जो मेरा मानना है, क्योंकि गुपकार अलायंस का इलेक्शन के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। इलेक्शन लड़ना गुपकार अलायंस के लिए कोई माना नहीं रखती है। गुपकार अलायंस से जो तवक्कात हैं लोगों को, वो इलेक्शन से बहुत ऊपर है। और उसको आप महदूद कर देना कि नहीं ये इलेक्शन तक ही महदूद है, नहीं भाई इलेक्शन अगर आपस में मिल के नहीं लड़ेंगे तो गुपकार अलायंस ख़त्म हो जाएगा, ये ऐसा सोचना गलत है। लेकिन सर, पावर की तो बात है ना, पावर में जब आएंगे तभी तो ये सारी चीज़ें पूरी हो सकती हैं, मुमकिन हो सकती हैं। देखिए, पावर कोई ज़रूरी नहीं है कि गुपकार अलायंस को ही पावर मिले तो तब ये, अगर नहीं भी मिलती है तब भी ये लड़ाई लड़नी है, मिलेगी तब भी ये लड़ाई लड़नी है। मैं 2 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि गुपकार अलायंस को नहीं मिल सकती है जी, असेंबली जो है वो मेजॉरिटी नहीं मिलती है गुपकार अलायंस को, तो आपको क्या लगता है कि भाई जम्मू कश्मीर में गुपकार अलायंस का जो मुद्दा है, जिस मकसद के लिए वो बनी है, वो मकसद ख़त्म हो जाएगा? वो मकसद ज़िंदा रहेगा, वो फोत नहीं होने वाला है। इसलिए गुपकार अलायंस को आप रिस्ट्रिक्ट करके इसको देखना नहीं जी, ये सिर्फ इलेक्शन अगर नहीं अलग अलग अगर लड़ेंगे तो गुपकार अलायंस ही टूट जाएगा, ऐसा सोचना भी गलत है। तो उसका फ़ायदा तो कहीं ना कहीं भाजपा को मिलेगा। मुझे नहीं लगता है कि वोट बटेगा। मुझे नहीं लगता है कि भाजपा को कहीं भी फ़ायदा मिलने वाला है, मुझे ऐसा लगता नहीं। तो बहरहाल बाकी लोगों की मर्ज़ी है। अगर आज भी जम्मू कश्मीर के लोग भाजपा को पसंद करते हैं, आज भी जम्मू कश्मीर के लोग उन्हीं को सपोर्ट पॉलिटिकली करते हैं, वोट उनके हक़ में देते हैं, जिन्होंने यहाँ की रियासत की पहचान छीन ली, यहाँ का स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया, ज़मीनें छिन गई, नौकरियाँ छिन गई, बेरोज़गारी बढ़ गई, करप्शन आसमान छू रही है। और उसके बावजूद भी अगर वो भाजपा का साथ देते हैं तो फिर हम पे अल्लाह ही रहम करे। वो कहते हैं ना कि भाई अब नाउ ओनली गॉड कैन सेव अस। फिर यहाँ के लोगों को मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई ख़ुदकशी ही करनी है अगर, तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। उसको ना मैं रोक सकूँगा ना आप रोक सकेंगे, वो ख़ुदकशी के मुतरादिफ होगा। जो सब 370 और 35A पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड है? भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड तो क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रही है। मैंने अलग पिटीशन की है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की पिटीशन अलग है। 2 MPs ने पिटीशन की हुई है, मसूदी साहब ने और अकबर लोन साहब ने, और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड कर रही है। वहाँ भी मैंने भी पिटीशन की है, मैं ख़ुद उसमें पिटिशनर हूँ, लेकिन मेरी अलग इंडिविजुअल कैपेसिटी में पिटीशन है। वहाँ भी लड़ रहे हैं। सियासी तौर पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त सफ़े अव्वल में है, जो 370 और 35A के बारे में और स्टेटहुड के बारे में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसमें स्टैंड दूसरा कोई स्टैंड हो ही नहीं सकता। जिस दिन कोई दूसरा स्टैंड होगा उस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस रहेगी नहीं। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां मांग कर रही हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है 371 जो है वो लागू कर दिया जाए। भाजपा की अगर बात करेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है
तो भाजपा कह रही है कि 370 जो है ऐसे ही कब्र में दफन हो चुका है जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे मुमकिन हो पा रही हैं अगर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है तो? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में केस चलने का मतलब ये नहीं है कि 371 नहीं कोई दे सकता है। 371 जो है बाय वे ऑफ एन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने से सुप्रीम कोर्ट रोक ही नहीं सकता। वो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं है, पार्लियामेंट का इख्तियार है। पार्लियामेंट अपनी डोमेन में सुप्रीम है, वो अमेंडमेंट करके किसी वक्त भी कॉन्स्टिट्यूशन में 371 का इस्तिफादा जम्मू कश्मीर को दे सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो पेंडिंग पिटिशन्स हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उनको वो कोई रुकावट नहीं है 371 देने में। ये कुछ लोगों का ये भी ख्याल है, जो ख़ासकर जम्मू के लोग हैं, जम्मू के लोगों का अब ये ख्याल है कि हमें 371 दिया जाए, जब उनको लगा कि भाई 370 जाने के बाद हम आस्ता आस्ता ब्रिक बाई ब्रिक एक एक चीज़ खो रहे हैं। अब जम्मू में बाहर के जो लोग हैं जब वोटर बनेंगे तो जम्मू का प्रॉपर जो डोगरा कल्चर है एक, वो कल्चर भी ख़त्म हो जाएगा। और पॉलिटिकल सुप्रीमेसी जम्मू में, हम लोग तो भाई हमने तो नहीं मांगी नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने, लेकिन बाकी तमाम पार्टियों का कंसेंसस था कि हमको स्टेट दी जाए। भाई स्टेट तो बहुत दूर की बात, अपनी स्टेट जो थी वो भी छिन गई। और जो स्टेट सब्जेक्ट का ला जो महाराजा ने दिया 1927 में इनको, वो जम्मू के डोगरा लोगों ने प्रोटेस्ट किया था तब मिला था, वो भी छिन गया। वो ज़मीनों की एक प्रोटेक्शन थी, मुलाजमतों की प्रोटेक्शन थी, और तो उसमें कुछ था नहीं। 370 में दो ही चीज़ें तो बच गई थी, वो दोनों भी छिन गई। तो अब जम्मू के लोगों को ये महसूस होने लगा है कि हमारे साथ ये पॉलिटिकल ज़्यादती है। अपने पूरे हिंदुस्तान में वोट लेने के लिए कि हमने जम्मू कश्मीर में 370 ख़त्म कर दिया, कॉन्सिक्वेंसेस जानने के बग़ैर ही हम लोगों ने उनकी सपोर्ट भी कर दी, और आज हम आस्ता 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 हम खो रहे हैं। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, मुझे ये हक है, मैं अपना कोई हक माफ़ कर दूँ, किसी को छोड़ दूँ। जम्मू वालों को, पुंछ वालों को, रजौरी वालों को, डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ वालों को, ठीक है, अपना हक है, मैं ये हक छोड़ दूँ किसी को। लेकिन मुझे ये हक नहीं कि मैं अपने बच्चों का और अपने उनके बच्चों के बच्चों का और आने वाली नस्ल का हक भी किसी को छोड़ दूँ। वो हक मुझे नहीं है। वो जम्मू के डोगरा हो या कश्मीर का कश्मीरी हो, उसको ये हक नहीं पहुँचता है कि वो प्रोटेक्शन जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए महाराजा ने रखी थी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी थी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थी, अमेंडमेंट। और कुछ लोग अभी भी, ये मैंने देखा, वो कुछ बीजेपी के लोग कहते हैं जी ये जिस तरह आया था उसी तरह चला गया। अरे भाई, ये आया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने दिया था। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की पावर्स पर कोई लिमिट नहीं होती है, और एक डिबेट के बाद कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने दिया था। पार्लियामेंट में ये नहीं आया है 370, पार्लियामेंट ने नहीं दिया हमें, हमें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने दिया है। आप ये भी गलत लोगों को गलत बयानी करते हो कि ये गलत तरीके से आया था और गलत तरीके से चला गया था, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, मैंने जिस तरह आपको पहले कहा, मुझे अपना हक छोड़ने का तो हक है, लेकिन मैं अपनी आने वाली नस्ल का हक छोड़ने का हक मुझे नहीं है। मुझे ये इख्तियार नहीं है कि मैं अपने बच्चों के फ्यूचर को जो है कुर्बान कर दूं। मैं अपना फ्यूचर कुर्बान कर सकता हूं। ये हक ना जम्मू वालों को किसी ने दिया है, ना पुंछ वालों को, ना भद्रवाह वालों को, ना कश्मीर वालों को, और ना लद्दाख वालों को। और अगर किसी पार्टी के एक वफादार होने के नाते आपने अपनी कुर्बानी दे दी तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको आने वाली नस्ल की कुर्बानी देने का हक ही नहीं। मुज़फ़्फ़र साहब, अगर बात करें हम, आप जज भी रहे हैं, सीनियर वकील भी हैं, जो 25 लाख वोटर्स की जो बात की जा रही है, और जिस तरह से चुनाव आयोग के द्वारा जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाज़े किया गया कि 25 लाख नया वोटर जो है वो जुड़ेगा जम्मू कश्मीर की वोटर लिस्ट में, तो कैसे देखते हैं इसको? किन धाराओं के तहत, किस कानून की किताब में लिखा हुआ है कि बाहरी राज्यों से लोग आएंगे, वो यहाँ का जो फ्यूचर है वो तय करेंगे, यहाँ पे जो एमएलएज है वो तय करेंगे, और फिर से अपने अपने एरियाज़ में जा कर के वहाँ पे रहेंगे? भैया, ये कानून है, और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951 दो एक्ट हैं जी। उसमें सेक्शन 19 और 20 है कि कोई भी आदमी कहीं भी अपना वोट बना सकता है। उसके लिए
आर्डिनरली रेजिडेंट होना चाहिए। और आर्डिनरी रेजिडेंट जो डेफिनेशन दी है 20 क्लास सेक्शन 20 में, वो कोई कंप्लीट डेफिनेशन है ही नहीं। वो डेफिनेशन जो है एक फ्लूइड सिचुएशन देती है। उसके लिए आपने छोटी मोटी कोई सबूत देना है, टेलीफोन का बिल देना है या बिजली का बिल देना है या किसी का किराएदार से एफिडेविट लिखवाना है कि मैं इस पर किराए पर रहता हूँ यहाँ और मैं यहाँ वोट बनवाना चाहता हूँ, लेकिन वो 2 जगह वोटर नहीं बन सकता। अब उसको भी कितनी छानबीन ये कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ जो लोग बिहार से, यूपी से, पंजाब से, दिल्ली से, शिमला से जो लोग यहाँ हैं, वो अगर बनाना चाहेंगे तो कानून उनको रोक नहीं सकता। ये फॉलोआउट है, आफ्टर शॉक है 370 के ख़त्म होने का। 370 में यही प्रोटेक्शन थी कि कहीं का भी आदमी जो है वोट बना सकता है। ये सब जो लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं जी 25, अरे भाई 25 भी हो सकते हैं, 50 लाख भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, तखमीना किसी ने लगाया नहीं। जितने लोग बनाना चाहेंगे बनाएंगे, कौन रोक सकता है उनको? जब कानून नहीं रोक रहा है तो आप कौन होते हैं? कानून नहीं रोक रहा है, आप कौन होते हैं उनको रोकने वाले? वो कोर्ट में जाएंगे, कहेंगे भाई हम यहाँ वोट बनाना चाहते हैं, कौन रोक सकता है? और यहाँ तो बहुत बड़ी तादाद है जो पिछले 20-20, 30-30 सालों से यहाँ रह रहे, मजदूरी कर रहे, तो वो तो वापस कभी जाते नहीं अपने इलाके में, बिहार में, यूपी में, वो नहीं जाते हैं। वहाँ मजदूरी भी नहीं मिलती बेचारों को, तो यहाँ मजदूरी अच्छी मिलती है, वो यहाँ आते हैं, तो उनको कोई नहीं रोक सकता है। और ये जितने भी लोग ये कहते हैं कि नहीं जी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये गुमराह करना चाहते हैं। और कुछ नहीं हो सकता है अनलेस कि कानून तब्दील ना किया जाए, अनलेस के कानून को बदला ना जाए जो 1950 में बना है और 1951 में, 1950 और 51 में। जब तक उस कानून में आप तरमीम नहीं लाओगे, आप कैसे रोक सकते हो उनको? बिल्कुल। मुज़फ़्फ़र साहब, आखिर में एक चीज़ और जानना चाहूँगा। काफ़ी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है जम्मू कश्मीर में सरकार बनाना। जिस तरह से 370 और 35A को जो है हटाया गया, वो कहीं ना कहीं कानूनी रूप से जो था गलत था। उसको कानूनी जामा पहनाने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी बन चुकी है कि सरकार में आना है, वो चाहे कोई भी हरफा इख्तियार करना पड़े वो करेंगे। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और लोगों की ये जो खदशा है ये भी सही है, क्योंकि शायद उनका ये होगा कि हम असेंबली में दोबारा इसको पेश करके इसको असेंबली से पास करवाएं। ये हो सकता है एक उनका जो प्लान होगा। लेकिन मैंने कहा ना, जमहूरियत में आखिर फैसला लोगों ने करना है। अगर लोग ये तहैया कर लेंगे कि हम 370 के लिए और अपनी रियासत की बका के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि भाजपा यहाँ या कोई भी दूसरी पार्टी जो है वो लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ यहाँ किसी की हुकूमत बनने देंगे। सर 25-30-50 लाख अगर लोग बाहर से आ जाएंगे तो फिर कहाँ यहाँ के लोगों की मर्ज़ी कहाँ चलेगी? मैं कहता हूँ 50 लाख भी आ जाए बाहर से ना, फिर भी यहाँ के लोग अगर इकट्ठे हो जाएं, एक साइड हो जाएं कि ये हमारे साथ ज़्यादती है, जिस तरह अब जम्मू में लोगों को महसूस होने लगा कि ये जुल्म है, ये हमारे बच्चों के साथ, आने वाली नस्लों के साथ जुल्म है, हमारी जो डोगरा की ये कल्चर है उस कल्चर के साथ ज़्यादती है, हमारी आइडेंटिटी के ख़िलाफ़ ये एक साजिश है। अब लोग महसूस कर रहे हैं जम्मू में। अगर ये लोग फील करेंगे कि नहीं भाई, हम किसी के लिए अपने बच्चों को क्यों कुर्बान करेंगे, हम अपनी शख्सियत को, अपनी पहचान को क्यों मस्क कर देंगे, तो कोई कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं कर पाएगा। अदरवाइज़ हैं बहुत सारे ऐसे। आप लुधियाना में देखिए, लुधियाना में बिहार के जो लोग यहाँ मजदूरी के लिए आए थे, वो कम से कम 3-4 MLA हैं वहाँ, बाहर के लोग हैं। अब जो वहाँ का लोकल है वो तो ना MLA है, ना वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में है, ना कल्चर उनका रहा, वो सब खत्म हो गया। वही आने वाले समय में यहाँ पे हो सकता है भाई, आने वाले समय के में वो हो गया यहाँ। अब नेक्स्ट 5 ईयर में आप देखोगे यहाँ म्यूनसिपलिटियों पे, यहाँ के लेजिस्लेचर पे कब्जा होगा उन लोगों का। खासकर जो जम्मू का हमारा एरिया है ना, हमें उसका ज़्यादा खदशा है और ख़तरा है। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता को? मैं कहूँगा कि अपने वोट जो है वो बहुत कीमती चीज़ है। आइन ने आपको एक बहुत बड़ा इख्तियार दिया है वोट का, और उस वोट की ताकत से आप अपनी पसंद की सरकार बना सकते हैं, और जो आपके साथ गलत करे उस उंगली के एक झटके से आप उसको कुर्सी से उठा के बाहर फेंक सकते हैं। ये लोगों तक है। जमहूरियत में सबसे बड़ा जो खदशा रहता है कि जब अच्छा आदमी वोट नहीं डालता है
तो बुरे रूल करते हैं। इसलिए मैं सबको कहूँगा वोट डालो और सोच समझ के अपने ज़मीर को पूछ कर कि मैं जो ये वोट डाल रहा हूँ और इस बार जो होगा इलेक्शन, वो इलेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। वो आपकी आने वाले कई सौ सालों को डिसाइड करेगा। सोच समझ के वोट का इस्तेमाल करें। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ फॉर्मर जज व नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता मुज़फ़्फ़र इकबाल खान साहब। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। मैं अरफ़ाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।